जगह जहां लड़कियों को बचपन से ही चुप रहना सिखाया जाता है, जहां सपने दबाए जाते हैं और आवाजें खामोश कर दी जाती हैं, वहीं कुछ लड़कियां अपनी चिंगारी जला लेती हैं। ये कहानी है काजल की, एक साधारण किशोरी की, जो कभी एक छोटे से टीनेज ग्रुप की शर्मीली लड़की थी। उस ग्रुप में वो चुपचाप बैठी रहती, दूसरों की बातें सुनती, लेकिन खुद बोलने से डरती। समाज की उन जंजीरों में जकड़ी हुई, जहां लड़कियों को सिर्फ सहना सिखाया जाता है, न बोलना। फिर एक दिन कुछ हुआ। काजल ने सुनना शुरू किया, अपने दिल की धड़कन को, अपनी कहानी को। महिला मुक्ति संस्था के दरवाजे पर पहुंचकर उसने न सिर्फ अपनी आवाज पाई, बल्कि दूसरी लड़कियों को बोलना सिखाना शुरू कर दिया। आज वो संस्था की ट्रेनर है, हजारों लड़कियों को सशक्त बना रही है, उन्हें सिखा रही है कि चुप्पी तोड़ो, हक मांगो और जियो अपनी शर्तों पर। सभी को जोहार। अब मेरा नाम काजल है और मैं परासी पंचायत की रहने वाली हूँ और मैं एक साधारण परिवार से हूँ। तो 2018 में मैं महिला मुक्ति संस्था में एक किशोरी के रूप में जुड़ी थी। हमारे क्षेत्र में महिला मुक्ति संस्था 2018 में आया, तो उसमें हम अपना नाम दर्ज करवाएं। और तो क्या हुआ कि हर मंथ मीटिंग होता था। लीला मैडम, निर्मला मैडम आती थी, जो कि आज वो दुनिया में नहीं रही निर्मला मैडम। तो क्या हुआ था, मीटिंग करवाने के लिए आती थी, तो हमारा गांव इतना विकसित नहीं था और हमारे गांव के लोग इतना जागरूक नहीं थे, ना ही हम जागरूक थे कि ना ही बाहर निकल पाते थे अच्छे से, ना ही किसी से बात कर पाते थे, रात को कहीं बाहर नहीं जा पाते थे। तो उस तरह से हम, और ना ही किसी चीज़ का जानकारी थी, अधिकार के बारे में क्या होता है अधिकार, या फिर हिंसा जो हमारे घर में होता था जेंडर को लेकर, कि जैसे अगर लड़का है तो वो कहीं बाहर जाके घूम सकता है, कहीं रात को जा सकता है, किसी भी लड़की से बात कर सकता है। तो वो सारा आज़ादी लड़कों में था। लड़की में क्या था कि ज़्यादा हँसेगी नहीं, ज़्यादा बोलेगी नहीं, किसी के सामने ज़्यादा मतलब सिर उठा के नहीं चलना है, दुपट्टा हमेशा लगाना है, सिर झुका के चलना है। तो वैसे हमको मतलब शिक्षा मिलता था, तो वैसे ही हम रहते थे। हमको पता नहीं था, बाकी सोचते थे ये तो सामान्य बात है, ये तो हर लड़की के साथ होता है, ऐसा होना ही चाहिए। तो जब निर्मला मैडम और लीला मैडम हमारे यहाँ आती थी मीटिंग कराने के लिए, तो हमको ये सब चीज़ का आइडिया नहीं था और हमको ये सब चीज़ें ना फालतू लगता था। बोलते क्या जाएँगे, क्या ये सब आलतू-फालतू है। तो जब वो लोग आती थी ना, तो हम बेड के नीचे सो जाते थे, मतलब छुप जाते थे। और उसके बाद अपने घर में मम्मी को बता देते थे कि अगर आएगी मैडम तो बता देना कि घर में काजल नहीं है, और वॉलंटियर का भी हम काम करते थे। तो हम छुप जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, इसी तरह बार-बार छुप जाते थे। तो एक बार मैडम देख ली हमको वो छुपते हुए, तो बोली काजल तो घर में है। तो फिर हमको लास्ट में फिर वहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद फिर हम मीटिंग में गए। मीटिंग में जाने के बाद जब वहाँ पे बताया गया कि आया था आईएमबी करके, तो इट्स माय बॉडी, मेरा शरीर मेरा अधिकार। तो उसमें हमारे शरीर के बारे में बताया जा रहा था कि जब मेरा शरीर है तो अधिकार भी मेरा ही होना चाहिए। पहनावा को लेकर, चाल ढाल को लेकर, मतलब हम अपना शरीर को किस तरह से रखें वो हमारा राइट होना चाहिए। उसके बाद बाल विवाह को लेकर कि बाल बाल विवाह करने से क्या-क्या परेशानियाँ होता है, उसको हम लोग रोकेंगे कैसे, क्या होता है बाल विवाह, ये सारे चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिला। गर्भधारण क्या होता है, कैसे होता है, गर्भ समापन क्या है, गर्भ निरोधन क्या है, और अधिकार, हम लड़की है तो या लड़की रहे या लड़का रहे, हम दोनों का बराबर का अधिकार होना चाहिए। अगर लड़का कहीं बाहर घूम रहा है, तो लड़की भी जाकर के घूम सकती है, रात में जाके कहीं जा सकती है, अकेले जॉब कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है। अब हमारे घर में बोला जाता था कि नहीं, तुम लड़की हो, 12th करो, उसके बाद तुमको शादी ही करना है। तो हमने सोचा कि हाँ, शायद सही में शादी करना ही, हम लोग को शादी करने के बाद तो चूल्हा फूँकना ही है। और काजल बहुत अच्छी है वाक़ई में। हम लोग को एक सपोर्टर दी मिली है जो हर चीज़ में सपोर्ट करती है। ऐसी शिकायत तो कुछ है नहीं काजल दी का। हम लोग के बहुत अच्छा-अच्छा बात बताती है। फिर टॉपिक बताते-बताते हम लोग के बहुत कुछ बता देती है कि खेलना है, कूदना है, यहाँ गए तो ऐसे होता है, वहाँ गए तो ऐसे होता है। मनाली के बारे में बहुत अच्छा-अच्छा बात बताती है। 2018 में मैं पहली बार मीटिंग अटेंड की थी। उसमें सबसे पहले परिचय से स्टार्ट हुआ, कि परिचय हुआ। वहाँ पे जाने के बाद क्या था कि हम मतलब कुछ बोल नहीं पाते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसी लड़की है जो कि बोलती थी, तो हम चुपचाप एकदम साइड में जाके बैठे रहते थे। तो वहाँ पे मैडम हमको बहुत प्रोत्साहन की कि तुम लोग भी बोलो, कुछ बोलो, तुम लोग क्या है क्या नहीं है। तो जब शरीर के बारे में वहाँ पे एक चार्ट पेपर दिया गया, चार्ट पेपर में वहाँ पे अपने शरीर के बारे में दर्शाना था।
जो कि हमको बहुत शर्मा रहा था वहाँ पे कि लड़का का भी दर्शाया जा रहा था और लड़की का भी। तो उसमें है कि लड़का में जो प्राइवेट पार्ट होता है और लड़की में जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको दर्शाना था। तो वो चीज़ को करने में हमको बहुत शर्म महसूस हो रही थी। तो वो वहाँ पे उस शर्म को मैंने धीरे-धीरे तोड़ा और सारी लड़कियों ने भी धीरे-धीरे तोड़ा। उसके बाद फिर उसके बाद फिर जब ट्रेनिंग एक मतलब 5 दिन का ट्रेनिंग था रांची में, जो कि हमको जाने का परमिशन नहीं था। तो मैडम आई तो बोली कि 2 लड़की को जाना है, तो एक हम थे, एक मेरी दोस्त थी, तो बोली कि जाना है, तो बोले घर से परमिशन नहीं है तो जाएँगे कैसे? तो हम बोले कि माता-पिता से बात करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले से अलाउ नहीं था कि हम कहीं बाहर जाएँ। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो बस गाँव में ही रहे, वो ज़्यादा अच्छा था। तो एक बार मैडम आई हमारे माता-पिता से बात करने के लिए, तो वो लोग मना कर दिए, बोले नहीं, हम कहाँ अनजान आदमी के साथ जाने देंगे अपनी बेटी को, हम नहीं जाने देंगे। बस मीटिंग में गई, वहाँ तक ठीक है, बाहर नहीं जाने देंगे। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की अपने मम्मी-पापा को कि जाने दो, क्या है, क्या नहीं है, देखेंगे वहाँ, उसके बाद फिर हम आपको बताएँगे। तो बहुत परेशान जो हमारी ट्रेनर थी लीला मैडम और निर्मला मैडम, बहुत परेशान हुई हमारे लेकर के कि जाने दीजिए, जितने भी जो भी करना होगा सब हम करेंगे, आप कम से कम जाने दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो फिर बहुत सारे रिक्वेस्ट किए, हमको भी बहुत जाने का मन था कि शायद जाते बाहर, कहीं बाहर नहीं जाते थे। तो मौका मिला तो मौका को हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर उसी तरह से जब मैडम मेरे माता-पिता को बोले तो वो एग्री हुए, बोले ठीक है जो भी है सब चीज़ आप ही कीजिएगा, जैसे मेरी बेटी सुरक्षित जा रही है, सुरक्षित घर आना चाहिए। तो वो बोले ठीक है, तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो जाने दिए। तो वहाँ पे मैं गई तो मैडम के मोबाइल से ही अपने घर में फ़ोन किए, वीडियो कॉलिंग करके दिखाएँ कि इतनी सारी लड़कियाँ हैं, ये मीटिंग होता है। फिर घर आने के बाद भी मैंने बताया कि वहाँ पे बाल विवाह के बारे में, अधिकार के बारे में, जेंडर के बारे में, हिंसा अगर हो रही है तो हिंसा के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाना है, वो सब चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिला। अलग-अलग कार्यों में भाग लेने का भी मौका मिला। तो वो सारी चीज़ आकर अपने घर में बताई, तो मेरे मम्मी-पापा बहुत खुश हुए और बोले भी कि अभी हम नहीं जाने देते तो शायद तुम यहीं की यहीं रह जाती। तो अच्छा है ये सब चीज़ तुम करो और जानकारी लो, बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में टोटल 6 लोग हैं, जिसमें से 2 भाई 2 बहन हैं। तो एक बड़ी दीदी है, उसके बाद भैया है, थर्ड में हम हैं और हमसे एक छोटा भाई है। हमारे पापा जो है वो राजमिस्त्री का काम करते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मतलब ना के बराबर पढ़े लिखे हैं। तो मेरे पापा और मम्मी का, ना ही मेरे मम्मी पढ़ी है, ना ही मेरे पापा पढ़े हैं। लेकिन दोनों का सोच ये था कि हमारे 4 बेटा-बेटी है, तो वो लोग को चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाने के लिए, हम उन लोगों को पढ़ाएँगे। किसी भी तरह मज़दूर करके या फिर ईंटा-माटी करके या फिर कुछ भी करके मतलब पढ़ाएँगे। तो वो हमारे दीदी को भी बीए करवाए हैं, भैया को भी इंटर करके आईटीआई करवाए हैं, हमको भी 12th तक मतलब पढ़ाई करवाए थे। उसके बाद छोटे वाले भाई को भी मैट्रिक तक पढ़ाई करवाए हैं और जो भी जितने भी हमारे घर का जो भी खर्चा है वो हमारे पापा के माध्यम से ही होता है। हमारे जो जितने भी पालन-पोषण, कपड़ा, खाना-पीना जितना भी है वो सब हमारे पापा ही करते हैं। हमारे पापा ही अकेले हैं घर में कमाने वाले। और हमारे दीदी का शादी 2011 में हुआ था, जो हमारे जीजू है वो बहुत शराबी थे और शराबी होने के कारण वो पूरा मतलब उनका ठिकाना ही नहीं रहता था कि वो कहाँ है, उनका शरीर कहाँ है। तो मेरी दीदी बहुत परेशान हो गई उससे। वो सोची कि आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे, तो वो इस तरह करते-करते मतलब 10-12 साल बीत गया। तो वो सोची आज सुधरेंगे, नहीं सुधरे, तो फिर क्या हुआ, दीदी उसको फिर छोड़ दी। उसका एक बेटा भी है। तो जो बेटा है वो यहीं पे नानी के यहाँ ही वो जन्म लिया था। उनका भी जो भी पालन-पोषण है वो सारा हमारे माता-पिता ही कर रहे हैं और अभी जो भी पढ़ाई-लिखाई का खर्चा है सब हमारे माता-पिता ही कर रहे हैं। तो हमारी दीदी मतलब शुरू से खुश नहीं है, उनके साथ हमेशा हिंसा होते आ रहा है या फिर किसी तरह से मतलब हमेशा मार-पीट या फिर गाली-गलौज उसी तरह से होते आ रहा है। मतलब बहुत तरह का हिंसा हो रही है। तो उसकी वजह से हमको भी शादी करने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरे दीदी के साथ हो रहा था वो चीज़ हम देख चुके हैं अपने आँख से, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम शादी करने के लिए भी एग्री नहीं होते। तो वो चीज़ देखकर हमारे माता-पिता को बहुत दुःख होता है और साथ में हमको भी दुःख होता है। तो हम यही चाहते हैं कि जहाँ तक सपोर्ट मिले वो अपनी दीदी को हम करेंगे और यही यही सोच के हम अपनी दीदी को भी थोड़ा मतलब सपोर्ट करते हैं कि जो भी है जाने दो, जैसा भी है, जो किस्मत में था वही हुआ। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। तो इस तरह से हमारे दीदी के साथ हो रहा है। और हमारे यहाँ
यहाँ पे भी मतलब हमारे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, काम ज़्यादा करते भी नहीं हैं, तो उनका भी मतलब भरण-पोषण हमारे दीदी का भी करना पड़ता है, साथ ही दीदी का बेटा का भी। तो उस तरह से मतलब हम लोग कर रहे हैं, तो वो हमारे पापा को भी ज़्यादा टेंशन होता है क्योंकि हमारे पापा भी बहुत बीमार रहते हैं। 2018 के बाद 2019 में मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। अ, मतलब हमारे गतिविधियों को देखकर, हमारे एक्सपीरियंस को देखकर, हमारे उपस्थिति को देखकर जो हमारी ट्रेनर थी, वो हमको ऑफ़र दी कि गर्ल एक जीएफएफ है, गर्ल फर्स्ट फंड, उसमें एक मतलब ट्रेनर के रूप में काम करना है। तो हमने उस बात को एक्सेप्ट किया और हमने सोचा कि अ, अच्छा है कि एक ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। तो फिर हमने सबसे पहले वहाँ पे गए तो 4 गाँव का नाम दिया गया, धवैया, गोरबंदा, चंदवारा, बरियट, तो वो चारों गाँव में हमको काम करना था। तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि हम वहाँ पे गए नहीं थे, पहली बार गए थे, तो हमको पता नहीं था, पंचायत के बारे में भी पता नहीं था कि सहिया कौन है? अगर सहिया भी है तो उसी से हम पूछ रहे हैं कि सहिया कौन है? सेविका जो है उसी से हम पूछ रहे हैं, सेविका कौन है आंटी? और जो मुखिया है वहाँ के, हमको तो बिल्कुल पता नहीं था यहाँ के मुखिया कौन है? उसी से पूछ रहे हैं, अंकल मुखिया कौन है? तो वही बोले हम यहाँ इस पंचायत के, गोरबंदा पंचायत के मुखिया हम हैं और धवैया पंचायत के मुखिया हम हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया कि हमको लड़कियों के साथ काम करना है, महिलाओं के साथ काम करना है। तो उस तरह से जो हमारे सेविका थी, सैय्यद थी, उनके घर गए। घर जाने के बाद सारा प्रोग्राम को बताया कि हमने ये काम करेंगे। तो वो बोले ठीक है, तो उनके साथ ही लेकर घर-घर में जाकर लड़कियों से मिली, उन लोग का सर्वे किए, सारा डिटेल लिए। उसके बाद फिर 1 महीना के बाद फिर हमने मतलब मीटिंग शुरुआत किया। तो उसके पहले मैंने सोच रही थी कि पता नहीं है मीटिंग में क्या बताएँगे, हमको तो कुछ आता नहीं है। क्या हम बोलेंगे, क्या कैसे-कैसे लोग रहेंगे, क्या मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? ऐसा मतलब हमको फ़ील हो रहा था। मतलब रात में हमको नींद नहीं आ रहा था ये सब चीज़ सोच के, कि अब पता नहीं हम क्या बोलेंगे वहाँ, वो लोग क्या सोचेंगे? तो फिर जब हम गए वहाँ पे तो फिर जाने के बाद सब लड़की लोग आई, उसके बाद फिर उसी तरह से धीरे-धीरे मतलब बना। उसके बाद फिर वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने परिचय का सत्र स्टार्ट किया। तो परिचय में लड़कियों से भी परिचय लिया, हम भी अपना परिचय दिए। तो फिर नंबर लिए लड़की लोग का, फिर एक ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाने के बाद फिर रजिस्टर में जब साइन हो क करवाते थे तो उस वहाँ पे फिर सबका मोबाइल नंबर लिए। उस तरह बहुत देर फिर उसके साथ हम बिताए, मतलब बहुत अच्छे से बातचीत हुआ, मतलब परिचय बहुत अच्छे से हुआ। जो भी फिर टाइम बचा तो हम सहिया सेविका के घर जाके फिर से हम मिले, अच्छे से हम बात की उन लोग के साथ। और फिर लड़की लोग को फिर अभी जो चीज़ हम झेल चुके हैं, उस चीज़ को भी हम बताते हैं कि इस चीज़ को हम झेले हैं, तो इस झेलने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो तुम लोग भी ऐसा ही चुनौती का सामना करके तुम यहाँ तक पहुँचो। जितने भी हिंसा हो रहे हैं या फिर हिंसा होते हैं, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना है और आवाज़ उठाकर उस चीज़ को लड़ना है और डट के सामना करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बोल रहे हैं तो हम चुप रहे या फिर हमारे साथ हिंसा हो रही है या फिर किसी तरह का छेड़-छाड़ हो रहे हैं हमारे कहीं पे भी तो हम चुप रहे। उस चीज़ को डटकर ये करना है तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। उस चीज़ को हम लड़कियों को भी अभी बताते हैं कि तुम लोग हिंसा के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएँगे? तुम्हारा क्या-क्या अधिकार है? उस अधिकार को आप कैसे लेंगे? और अधिकार का मतलब अधिकार का माँग कैसे करेंगे? कहीं पे भी हिंसा हो रहा है तो हम लोग एकजुट होकर कैसे उस हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाएँगे और उसका समाधान करेंगे। अगर किसी भी महिला या किसी भी लड़की के साथ हिंसा हो रही है तो फिर हमें देख के अनदेखा नहीं करना है, उसके ऊपर हम लोगों को आवाज़ उठाना है। तो अभी हमारे क्षेत्र में जो खासकर हम 2 क्षेत्र है धवैया गोरबंदा, उसमें खासकर मुस्लिम समुदाय लोग ज़्यादा है। बहुत दिक्कत हमको हुआ था शुरू में क्योंकि वो लोग मुस्लिम समुदाय में ऐसा है कि वो लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, निकलने मिलता ही नहीं है लड़की लोग को। तो बहुत रिक्वेस्ट, बहुत हम लोग को मतलब प्रयास करने के बाद धीरे-धीरे करने के बाद वो लोग आई, मीटिंग में हम सारा चीज़ समझाना स्टार्ट किए। साथ ही उनके जो माता-पिता हैं, उनके साथ भी प्रोग्राम करते थे कि जितना बेटा का अधिकार है, उतना बेटी का भी अधिकार है और बाल विवाह करने से क्या-क्या परेशानियाँ होती है। या फिर अगर हिंसा हो रहा है तो किस तरह से आवाज़ उठाना है हम लोगों को,
या फिर किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ या फिर रेप हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ हम लोगों को कैसे उठाना है, एक सुरक्षित स्पेस कैसे देना है। तो लड़कियों से भी हमने बहुत सारे बातें किए कि आप लोग को एक ये मतलब स्पेस है जो कि सारे बात को आप बता सकते हैं मेरे पास, और वो गोपनीय रखा जाएगा कि कहीं और भी नहीं मतलब फैलाया जाएगा। तो उस तरह से माता-पिता को भी बताया, लड़की को भी बताया। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे मेरे घर में हुआ था कि माता-पिता से कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना है तो माता-पिता से बात करना पड़ रहा है। उसी तरह से अभी हम लड़कियों क्या हुआ था शुरू में कि लड़की लोग से बात तो किए, तो वो तो रेडी हो गई थी, लेकिन फिर दूसरा बात आ जाता था कि नहीं, उनके माता-पिता घर से जाने नहीं देंगे। तो फिर उसके घर में गए, माता-पिता को समझाए बहुत बार कि जाने दीजिए, अच्छा है, हम हैं, जो भी करना है उसका देख-रेख जितना दिन रहेगी वो हम करेंगे। हम अपने दम पे वो लोग को लेके रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, मनाली भी गए। हम खुद गए हैं मनाली, और हमारे साथ जो 6 लड़कियाँ हमारे फील्ड की लड़कियाँ थी, उन्हें हम 6 लड़कियों को लेकर अकेले मनाली गई। मनाली जाने के बाद वहाँ 15 दिन मैं रही, और वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों की जानकारी मिली, एन्जॉय मस्ती भी बहुत सारे हम लोग किए। और लगता नहीं था कि उन लोग की हम ट्रेनर है या फिर वो हम लोग की किशोरी है। एक फ्रेंड के जैसा बिहेव करते थे, और अभी हमको अच्छा लगता है। और क्या होता था कि मुस्लिम समुदाय में लड़की लोग बाहर तो निकलती नहीं थी, और ना ही फुटबॉल कभी खेलती थी। तो वो लोग अभी क्या है कि छोटे-छोटे जर्सी पहनकर फुटबॉल खेल रही है, तो वो देखकर हमें बहुत खुशी मिलता है कि मुस्लिम, खासकर मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ भी शॉर्ट्स पहन के वो हमारे फील्ड में खेल रही है, प्राइज़ जीत रही है, नाटक कर रही है। तो वो भी नाटक कर करने के बाद वो लोग फर्स्ट प्राइज़ ले रही है। और जितने भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, जैसे वार्ड मेंबर, सहिया, सेविका, मुखिया, जितने भी लोग हैं, वो लोग से मेरा भी तालमेल बहुत अच्छा है कि एक कॉल करते हैं तो वो तुरंत आ जाते हैं, और बहुत सपोर्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टर जो भी हमारे। काजल का जो काम होता है लड़कियों का, जैसे कि घरेलू हिंसा होता है जो महिला पे, उस पे भी ये लोग चढ़ बढ़ कर काम करती है, और हम लोग को भी सहयोग करती है। उसमें बोलती है कि आप लोग का भी सहयोग रहेगा आंटी तो हम लोग अच्छा से काम करेंगे। तो हम भी जहाँ तक होता है इनका साथ देते हैं। एनजीओ में काम करने के साथ-साथ मैं मास्टर्स भी किए हैं, और इकोनॉमिक्स ऑनर से। अभी क्या है कि उसी मतलब एनजीओ में काम करने से ही अभी हम अपना मोबाइल लिए हैं और मोबाइल चला रहे हैं। हमारे घर में स्कूटी खरीदे हैं हम अपने पैसा से ही, फ्रिज खरीदे हैं अपने पैसा से ही, बर्तन रखने वाला स्टैंड जो है वो हम ही खरीदे हैं, मिक्सर मशीन है, वो बड़े-बड़े जो सामान हैं वो हम अपने मतलब मेहनत से अपने जो काम की है उससे हमने खरीदा है। और हमारे घर में जो भी आर्थिक सपोर्ट हम दिए हैं, जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ दिए हैं, और अभी भी देते हैं। जो हमारे छोटा भाई है वो भी हमसे माँगता है कि दो, तो हमें भी कभी-कभी अच्छा लगता है कि कमा रहे हैं तभी तो वो माँग रहा है, तो वो भी अच्छा लगता है, तो वो सपोर्ट दे देते हैं। जो हमारे दीदी का बेटा है उसको भी हम जहाँ तक होता है सारा चीज़ लेने का काम, देने का काम वो भी करते हैं। मम्मी का भी जितने भी साड़ी हो या फिर दीदी का भी कुछ-कुछ छोटा-मोटा सामान हो, तो वो हम देने का काम करते हैं इसी के माध्यम से। ये काजल की कहानी है, एक साधारण लड़की जो असाधारण बन गई। अपनी जिंदगी को नई दिशा देकर उसने सैकड़ों अन्य लड़कियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। शिक्षा, जागरूकता और साहस की इस मशाल को थामे काजल ने प्रतिज्ञा की है, अपनी अंतिम सांस तक ये जंग जारी रखूंगी। नई काजलों को प्रेरित करूंगी, हर घर में बदलाव की बयार लाऊंगी। काजल की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संकल्प है। ऐसी ही प्रेरक कहानियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। आइए, हम सब मिलकर इसे पूरा करें। जय हिंद।